हाय बच्चा लोग, सब ठीक ठाक है ना। हाँ, सब ठीक ठाक रहना भी चाहिए बच्चा लोग। तो बच्चा लोग, आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि क्लास 7 का है, आईसीएसई का है। ठीक है बच्चा लोग। तो बच्चा लोग, आज थोड़ा आराम से पेन और कॉपी नोटबुक लेके बैठ जाना, क्योंकि आज जो एक्सप्रेशन होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट होने के साथ में आपको आगे भी काम देने वाला है। ठीक है, और उसके बाद में बच्चा लोग स्कोरिंग के लिए भी ये अच्छा ही होगा। ठीक है, तो बच्चा लोग, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे फैमिली फीलिंग चैनल, हमारा केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चा लोग, हमारा जो आज का चैप्टर है वो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, तो इसमें कुछ चीज़ें बातें होती हैं जिसे हम लोगों को जानना जरूरी होता है चैप्टर स्टार्ट होने के पहले। ठीक है, तो जो इनिशियल बातें होती है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ लेंगे तो आपका किसी भी बात क्वेश्चंस में आपके सारे पॉइंट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की कुछ चीज़ होते हैं, ठीक है, जिसे हम लोगों को समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, वो चीज़ों में क्या आता है, जैसे कि आपका आता है सबसे पहले कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है ये हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कांस्टेंट चीज़ क्या होती है। कांस्टेंट के बाद हम लोग क्या चीज़ें सीखेंगे, वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स के बाद तीसरी बात हम लोग जानेंगे, तीसरी बात हम लोग जानेंगे अलजेब्रिक टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। उसके बाद में हम लोग क्या डालेंगे, जानेंगे डिग्री क्या होती है। डिग्री जानने के बाद में हम लोग इसके बाद में आगे हम लोग जानेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स। उसके प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्रोडक्ट के बाद में हम लोग जानेंगे कोफिशिएंट क्या होता है। ये जो 8 चीजें हैं, ठीक है, इसमें कुछ टर्म्स प्लस और माइनस होते हैं जिसे हम लोग को जानना जरूरी होता है। उसको जानने के बाद ही ये चैप्टर्स को पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर समझा जा सकता है। ठीक है बच्चा लोग, तो हमारा कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डिग्री, फैक्टर्स, प्रोडक्ट एंड कोफिशिएंट के बारे में जान लेंगे। उसके बाद में हमारे सारे जितनी बातें होंगी सारे होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कांस्टेंट से। कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, इसको रफ कर दे, छापना है छाप लो। चलो 1 2 3 फटाफट करके वीडियो पॉज करके लिख लेना। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं इसको। गिर गया, चल स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते पहले बच्चा लोग हम लोग कांस्टेंट। ठीक है, चलो कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट बच्चा क्या होता है, मान लो कोई भी चीज हो, हम लोग जो नंबर्स गिनते हैं जैसे कि 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑनवर्ड, जो भी नंबर गिनते हो आप लोग, ठीक है, उसको प्लस भी करते हो, 5 + 3 5 + 2, या फिर हो सकता है 3 + 4 3 5 - 4, समथिंग लाइक दैट। जो भी प्लस माइनस फैक्टर डिवाइड जो भी होगा, ठीक है, 3 / 4 5 4 / 3, जो भी नंबर डिवाइड करते हो, जो भी नंबर प्लस करते हो, जो भी नंबर माइनस करते हो, जो भी नंबर मल्टीप्लाई करते हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट। वो एक भी हो सकते हैं या एक से ज्यादा होते हैं। तो कांस्टेंट इज अ नंबर, कांस्टेंट इज अ नंबर। ठीक है, कौन कौन से नंबर होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑनवर्ड्स, जितने भी नंबर हो ये सब क्या होते हैं, कांस्टेंट। ठीक, और इसको हम लोग प्लस में कर सकते हैं, जैसे 1 + 2 ये क्या है गया, = 3, कांस्टेंट। ठीक है, इसको माइनस में कर सकते हैं, 2 - 1 कितना आया, 1। ठीक है, क्या है ये, कांस्टेंट। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई में कर दे, 2 × 2 4 आता है, ये 2 × 2 क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, इस तरह से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, मान लो 3/2 करते हैं, ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट। इसी तरह से हम लोग अगर कर ले, मान लो फॉर एग्जांपल 14 मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, एडिशन हो गया, इस तरह से 5 × 5 कर दे। मतलब कोई भी मल्टीप्लीकेशन, कोई भी डिवीजन नंबर्स का हो, किसका हो, नंबर्स का, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं,
कांस्टेंट। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। कांस्टेंट इज अ नंबर। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं अल्फाबेट। वेरिएबल्स इज अ अल्फाबेट। अल्फाबेट। मुझे नहीं लगता कि बच्चा लोग आप लोगों को बताने की जरूरत है कि अल्फाबेट क्या होता है। क्या होता है अल्फाबेट? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर जेड तक गिनते जाओ, वो सब क्या होते हैं? वेरिएबल्स। क्या होते हैं? वेरिएबल्स। कोई भी एग्जांपल ले लो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, जो भी अल्फाबेट आते हैं, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऑल आर वेरिएबल्स। क्लियर? कांस्टेंट क्या है? जितने भी नंबर आए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रहेगा, या 1+2 होगा, 1-2 होगा, 3 जो भी प्लस माइनस का जो भी है, लेकिन नंबर्स में प्लस माइनस जो भी हो, लेकिन नंबर्स का प्लस माइनस हो। ठीक है, वो सब क्या होते हैं? कांस्टेंट। चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, चाहे तुम्हारे एडिशन हो, चाहे तुम्हारा सब्सट्रैक्शन हो, सारे के सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। लेकिन ये सब किसके होते हैं? नंबर्स के। वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में क्या होता है? जितने भी अल्फाबेट होंगे वो सब के सब क्या होंगे? वेरिएबल्स। एक ए बी सी डी से लेके जेड तक पढ़ते जाओ, सब के सब क्या है? वेरिएबल्स। ठीक है, अब कांस्टेंट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 1+2, यहाँ पे दो कांस्टेंट है, एक 1 है, एक 2 है। ठीक है, दोनों मिलके मिलते हैं 3, तो 3 हो गया 1 कांस्टेंट। लेकिन 1 और 2 दोनों मिलके क्या बने? दो कांस्टेंट मिलके एक कांस्टेंट बना। क्लियर हो रही बात है? इस तरह से मल्टीप्लाई में भी, इस तरह से डिवाइड में भी, इस तरह से अल्फाबेट का भी होगा। ठीक है, इसका भी मान लो a + b। ठीक है, ए भी क्या है? वेरिएबल्स। x + y क्या है? वेरिएबल। x - y क्या है? वेरिएबल्स। x × x क्या है? वेरिएबल्स। ठीक है, y × y क्या है? वेरिएबल्स। जो भी अल्फाबेट के प्लस माइनस होंगे वो सब भी वेरिएबल होंगे। कांस्टेंट भी एक नंबर है, चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे डिवाइड में हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन। कांस्टेंट इज अ नंबर। वेरिएबल्स में जितने अल्फाबेट है सबके सब वेरिएबल हो, चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो, या फिर चाहे डिवाइड में हो, ये सब के सब क्या होते हैं? वेरिएबल्स। होप सो ये बातें तुम्हें पूरी तरह से क्लियर हो चुकी होंगी। चलो अब आगे चलते हैं। कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गए। ठीक है, तो चलो बच्चा लोग, ये हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चा लोग कि कॉम्बिनेशंस हो गए। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कांस्टेंट क्या होता है, चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो, चाहे नंबर्स में हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी नंबर है उसका मल्टीप्लाई, डिवीजन, प्लस माइनस होता है, सबके सब कांस्टेंट है। इसी तरह से वेरिएबल्स है, ए बी सी डी से लेके जेड तक जो भी हो सबके सब वेरिएबल हो, चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन में, चाहे डिवाइड में हो। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्लियर हो गया, कांस्टेंट क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे बच्चा लोग टर्म क्या होता है। टर्म क्या होता है बेटा लोग? कांस्टेंट भी टर्म है, वेरिएबल्स भी एक टर्म है, और दोनों को अगर हम लोग कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो भी क्या होगा? टर्म ही होगा। अब हमारा थर्ड पार्ट आता है टर्म। टर्म क्या होता है? टर्म इज ए नंबर। टर्म इज ए नंबर। और नंबर कौन कौन से होते हैं? टर्म इज ए नंबर ऑफ किसके? कांस्टेंट के होंगे, या फिर वेरिएबल्स के होंगे। ठीक है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो टर्म इज ए नंबर। ठीक है, किसका? कांस्टेंट का भी नंबर हो सकता है, टर्म इज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स के भी हो सकता है, टर्म इज द वेरिएबल्स आल्सो, टर्म इज द कांस्टेंट आल्सो। और टर्म क्या? कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो होप सो ये बातें आपको अच्छी तरह समझी होंगी। टर्म कांस्टेंट भी है, टर्म्स वेरिएबल्स भी है, और टर्म दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल। एग्जाम्पल के तौर पर हम कांस्टेंट का देखें तो कांस्टेंट मान लो 5 है। ठीक है, ये हो गया आपका, तो भी टर्म दिखाएगा। अब वेरिएबल्स में देख लो, अगर x लिख दिया तो भी क्या हो गया? टर्म ही हो गया।
ठीक है। अगर मान लो x प्लस 5, अब यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को जोड़ा तो भी क्या हो गया, ये टर्म ही में आएगा। इसी तरीके से मान लो 9y डिवाइड बाय x हो गया, ये भी क्या हो गया, टर्म ही है। कोई भी नंबर वेरिएबल्स का है या कांस्टेंट का है या दोनों का कंबाइन करके आए, वो सब के सब क्या होंगे, टर्म ही होंगे। चाहे मल्टीप्लिकेशन में ले लो, 5 इंटू एक्स ले लो, 5x ले लो, 3 इंटू एक्स इंटू वाई ले लो तो 3xy, यहाँ पे 3 टर्म मिल गए आपको, ठीक है। ये सब के सब क्या होते हैं, टर्म होते हैं। चाहे कांस्टेंट का हो, चाहे वेरिएबल्स के हो, चाहे दोनों को ऐड कॉम्बिनेशन में मिले, ऐड करके मिले, सब्सट्रैक्ट मिले या मल्टीप्लाई करके मिले, सबके सबको क्या बोला जाएगा, टर्म ही बोला जाएगा। होप से ये बातें आपको क्लियर हो गए। तो सबसे पहले कांस्टेंट जो नंबर 0 से लेकर 9 तक, उसके बाद में क्या आता है, वेरिएबल, वेरिएबल्स में क्या होता है ए से लेके जेड तक। अब कांस्टेंट में प्लस माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है और डिवीजन भी हो सकता है, सबके सब कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसी तरह से बच्चा लोग वेरिएबल्स में होता है, वेरिएबल्स में भी ए से लेके जेड तक आ गए, सारे के सारे वेरिएबल हैं। और उसके बाद में अगर दोनों प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाई में भी हो सकते हैं, डिवीजन भी हो सकते हैं, वो सबके सब वेरिएबल होंगे। टर्म क्या होता है, जो कांस्टेंट है वो भी टर्म है, जो वेरिएबल है वो भी टर्म है। और टर्म कांस्टेंट प्लस वेरिएबल दोनों को कंबाइन करके जो रिजल्ट आए वो भी किस में आता है, टर्म में ही काउंट किया जाता है, उसे भी टर्म ही बोला जाता है, ठीक है। होप सब बातें आपको यहाँ तक पूरी तरह से क्लियर हो गई हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। ये नोट करना है, नोट कर लो। टर्म इज अ नंबर ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल्स या और कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है। चलो टर्म हो गया बच्चा लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चा लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, इज द कलेक्शन ऑफ टर्म, कलेक्शन ऑफ टर्म इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब टर्म क्या होता है, टर्म कांस्टेंट भी हो सकता है, टर्म वेरिएबल्स भी हो सकता है, टर्म कांस्टेंट प्लस वेरिएबल को कंबाइन करके भी हो सकता है। तो उसका जो कलेक्शन होता है उसे बोला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, इज द कलेक्शन ऑफ टर्म्स, टर्म्स इज व्हाट, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, ठीक है। और उसका जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो भी किस में होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आते हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाली बच्चा लोग है कि जो इसको सेपरेट करेगा वो सिर्फ दो ही चीज़ों से सेपरेट होता है, एक प्लस, दूसरा माइनस, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई या डिवीजन आता है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नहीं आएगा, इस बात को नोट करके रखना। इसको बोलते हैं IMP, स्टार डाल के लिख देना कि सिर्फ प्लस और माइनस ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सेपरेट करते हैं, इनटू या फिर डिवीजन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सेपरेट नहीं करते हैं, बराबर है। तो इस बात को नोट करके रखना। चलो मैं बता देता हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कलेक्शन ऑफ टर्म्स, ये ऑफ है बच्चा लोग, नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ टर्म्स, इज अ कलेक्शन ऑफ टर्म विच इज सेपरेटेड फ्रॉम, कहां से सेपरेट होगा, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। विच इज सेपरेटेड फ्रॉम एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अब मुझे लगता है बच्चा लोग ये बताने की जरूरत है एडिशन का सिंबल क्या होता है एडिशन का सिंबल प्लस, सब्सट्रैक्शन का सिंबल माइनस, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ टर्म्स व्हिच इज सेपरेटेड फ्रॉम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो हो जाता है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सबसे पहले बेसिक होगा जो हम लोग स्टार्टिंग से सेट कर लेंगे, पूरा आपका प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करके दूंगा, नेक्स्ट वीडियो से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो बेसिक नॉलेज है ये हमें जरूरी होता है जानना कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होता है। उसके बाद में हम लोग ये पता लगेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
ये जो होता है हमेशा ये बात रखना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज सेपरेटेड फ्रॉम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये बात हमेशा रखना, नॉट सेपरेटेड फ्रॉम मल्टीप्लाई, नॉट सेपरेटेड फ्रॉम डिविजन्स, ये बात को नोट करके लिख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। चलो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो x, ठीक है, प्लस वाई हुआ, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। x माइनस वाई हुआ, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। ठीक है, लेकिन x इंटू वाई ये हो जाएगा एक्स वाई, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों, मैंने पहले बोला था कि प्लस में होगा माइनस में होगा तो एक्सेप्ट होगा, लेकिन मल्टीप्लाई में होगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा। इसी तरह से x डिवाइड बाय वाई ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला बच्चा लोग, डिवाइड आ गई। ठीक है, या फिर ऐसे भी x अपॉन वाई भी लिख सकते हैं, x अपॉन वाई, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, जब भी मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड आता है या डिवीजन आता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा, सिर्फ x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। ऐसा नहीं सिर्फ x प्लस, इसमें कुछ भी हो सकता है नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल पर हम लोग ये भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5x प्लस 5y, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि ये जो प्लस है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करता है। ठीक है, ये 5x 1 हो गया, 5y 2 हो गया, और ये बीच में जो प्लस का सिंबल है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। चलो इस तरह से हम लोग और देख लेते हैं। मान लो हम लोग देख लेते हैं 2a माइनस 2b, देखो a यहाँ पे माइनस का सिंबल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर यही मैं ऐसे लिखता 2a मल्टीप्लाई बाई 2b, ठीक है, तो ये हो जाता क्या 4ab, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्यों है मल्टीप्लाई। इस तरह से बच्चा लोग हम लोग अगर आगे हम लोग देखते हैं, मान लो कि 2a डिवाइड बाय 2b, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, 2 मिनट बच्चा लोग, तब तक आप इसको लिखना है तो लिख लो, हमेशा इस बात को याद रखना, प्लस और माइनस बीच में रहेगा तो ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मल्टीप्लाई या डिवीजन आता है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, तो प्लस माइनस ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सेपरेट करता है, ना कि मल्टीप्लाई और फिर डिवीजन। जब भी मल्टीप्लाई या डिवीजन है तो समझ जाना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है बच्चा लोग, तो थोड़ी देर आप रुक जाइए, थोड़ी देर में आपको, तब तक ये आप लोग लिख लीजिए। चलिए छापिए, फटाफट छापिए, हम आते हैं। हो गया बच्चा लोग, लिख के हो गया, चलो साफ कर छाप लियो। चलो अब बच्चा लोग हम लोग आगे जानेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और क्या क्या बताता है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेटा अगर कहीं भी वर्ड में लिखा रहे मोर, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे लिखा रहे मोर, मोर का मतलब हमेशा याद रखना बेटा प्लस की बात कर रहा है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल सनी, ऐसा लिख सकते हो, चलो सीता लिख देते हैं, सीता इज मोर इन एज, ठीक है, देन गीता, सीता इज मोर इन एज देन गीता। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, सीता का मोर इन एज देन द गीता, मतलब सीता यहाँ मोर की बात कर रहा, मतलब सीता प्लस में है। अगर मोर को मैं एक्स मानता हूं तो सीता प्लस एक्स इक्वल टू गीता। मोर इन एज की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये प्लस की बात कर रहा है, मोर देन किसकी बात कर रहा है वो याद कर रहा है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर और एक एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ मोर की बात कर रहा था, हमेशा देखना प्लस की बात कर रहा। और एक एग्जाम्पल लेते हैं तो बातें और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। जहाँ मान लो द एज ऑफ ले लो सीता का, ठीक है, एग्जाम्पल इसको और ले लेते हैं, एज ऑफ सीता एज 10, ठीक है, 10 ईयर्स लिख देते हैं, एज ऑफ सीता इज 10 ईयर्स, ठीक है, एज ऑफ सीता इज 10 ईयर्स मोर
यहाँ पे मैं किसकी यूज कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ वर्ड मोर देन गीता, मोर देन गीता ऑफ एक्स ईयर्स ओल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, एज ऑफ सीता इज 10 ईयर्स मोर। ठीक है, 10 ईयर्स मोर है सीता का एज देन गीता। गीता का जो एज है वो एक्स है, गीता का जो एज है वो एक्स है। इसका मतलब क्या हुआ, गीता जो है प्लस गीता में एक्स में प्लस 10 ऐड करो तो सीता के एज के बराबर होगा। देखो ऐसे कर लो, सीता इज मोर, द एज ऑफ सीता इज 10 ईयर्स मोर। ठीक है, देन दैट ऑफ गीता, जिसका गीता का जो एज है वो है एक्स। ठीक है, अब गीता का एक्स हो गया, ठीक है, प्लस 10 ईयर्स और जोड़ दो तब किसके इक्वल होगा, सीता के एज के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो मोर की बात की गई है, मोर देन की बात मतलब एक्स में प्लस 10 जोड़ दो तो सीता के एज के बराबर होगा। इस बात को याद रखना, जब भी वर्ड में मोर आए तो समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है, प्लस की बात कर रहा है। किसके, तुम्हारा सीता और गीता। तो गीता एक्स है, गीता का एज एक्स है, तो एक्स में प्लस 10 जोड़ोगे तो सीता का एज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोर की बात कर रहा है तो हमेशा प्लस में रहेगा। अगर लेस की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेस की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल 2 ले लो, लेस की बात कर रहा हूँ तो माइनस की बात कर रहा है। अगर लेस की बात कर रहा है तो मान लो एज ऑफ सीता इज 10 ईयर्स लेस, यहां भी बात करेंगे लेस देन गीता, लेस देन गीता ऑफ मान लो वाई ईयर्स ओल्ड। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ऊपर हटा देते हैं। यहाँ पे बात कर रहा है एज ऑफ सीता इज 10 ईयर्स लेस। 10 ईयर्स लेस मतलब गीता के एज में से 10 माइनस करोगे तो सीता का एज होगा। यहाँ पे मोर देन की बात कर रहा है तो गीता के एज में 10 प्लस करोगे तो सीता का एज होगा। यहाँ लेस की बात कर रहा है, लेस देन गीता, तो यहाँ गीता के एज में 10 माइनस करोगे तो सीता का एज आएगा। कुछ ऐसा होगा, मान लो गीता का एज कितना था वाई, ठीक है, तो माइनस लेस की बात कर रहा है तो -10 करोगे तो ये सीता का एज होगा। तो इस बात को याद रखना बच्चा, जब भी मोर की बात कर रहा है तो प्लस की बात कर रहा है, अगर लेस देन की बात कर रहा है तो इसका मतलब वो माइनस की बात कर रहा है। ये दो चीज याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया। चलो इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, याद रखना जब भी मोर की बात कर रहा हो तो किसकी बात कर रहा है, प्लस की। ठीक है, सामने वाले केज में उतना प्लस करना पड़ेगा। अगर लेस देन की बात कर रहा हो तो सामने वाले केज में उतना माइनस करना पड़ेगा। अगर इसी से उसने टाइम्स की बात कर रहा है, टाइम का मतलब होता है अगर टाइम्स की बात कर रहा है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इसका मतलब मल्टीप्लाई की बात कर रहा है। ठीक है, मान लो इट इज कोई नंबर, कोई भी नंबर आ जाता है, कोई भी नंबर पकड़ लो बच्चा लोग, कोई भी नंबर आ जाता है। इफ अ नंबर कोई भी 1 2 3 4 5 6 ले लो, तो n है वो n है, कोई भी इफ अ नंबर इज n, ठीक है, इज 12 टाइम्स, ठीक है, इज 12 टाइम्स इज 10 टाइम लिख देता हूँ, इज 10 टाइम्स द नंबर ऑफ x। अगर यहाँ पे बात कर रहा है कि अगर कोई भी एक नंबर है जो 10 टाइम्स है किसका, नंबर ऑफ x के, x का 10 टाइम ज़्यादा है, तो इसको कैसे लिखोगे बच्चा लोग, इसको लिखोगे n = 12 इंटू एक्स। तो n कोई नंबर है जो 10 टाइम्स ज़्यादा है किसके, नंबर ऑफ x के, तो नंबर ऑफ x में 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर आता है आपका, जो भी नंबर यहाँ पे होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राजू। इफ राजू, इफ राजू इज मान लो 10 टाइम्स मोर इंटेलिजेंट, 10 टाइम्स मोर इंटेलिजेंट, 10 टाइम्स मोर इंटेलिजेंट देन रोहन। ठीक है, यहां पे बात कर रहा हूं इफ राजू 10 टाइम्स मोर इंटेलिजेंट देन रोहन, तो इसका मतलब क्या समझ लो, रोहन का
मान लो कोई भी एक नंबर लो, रोहन को मान लो x मान लो, ठीक है, रोहन को x मान लो, तो रोहन किसके, राजू के कितना इंटेलिजेंट होगा, तो राजू का जो इंटेलिजेंसी है, राजू इंटेलिजेंसी IQ लेवल ऐसे लिख दे, तो राजू IQ या इंटेलिजेंट लेवल इज इक्वल टू, रोहन को अगर मैं x मानता हूं तो रोहन हो गया तुम्हारा मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू दी रोहन। अब रोहन को अगर x मान लो तो यहाँ पे हो जाएगा x, मतलब राजू 10 टाइम्स ज्यादा इंटेलिजेंट है किसके, रोहन से, तो मल्टीप्लाई बाय 10। जब भी टाइम्स की बात कर रहा हो तो वहाँ पे मल्टीप्लाई, जब भी मोर की बात कर रहा हो तो क्या होगा प्लस, जब भी लेस लिख रहा हो तो माइनस, ठीक है, तो इस बात को याद रखना, ठीक है। आगे बढ़े, चलो, तो मोर में प्लस, लेस देन में माइनस कर देना, और मल्टी तुम्हारा टाइम्स लिखा रहे तो समझ आना मल्टीप्लाई की बात कर रहा है, ये हो गया तुम्हारा एफिशिएंट। अगर डिक्रीज और इंक्रीज की बात करता है कभी कभी, इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड की बात कर रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल इंक्रीज और डिक्रीज की बात कर रहा हो, तो इस काम में आपको एक बात क्या रखना पड़ा, जब भी इंक्रीज की बात कर रहा हो तो समझ जाना कि वो प्लस की बात कर रहा हो, डिक्रीज होने के बाद माइनस की बात कर रहा हो। लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ पे जो होगा हमेशा देखना टाइम्स के फैक्टर में मैटर करता है। कैसे बताता हूँ, मान लो कोई भी 5 कोई भी नंबर है, मान लो 5 कोई भी नंबर है, ठीक है, ए इज 5 टाइम इंक्रीज्ड, ठीक है, ए इज 5 टाइम्स इंक्रीज्ड ऑफ बी, ठीक है, ऑफ बी विच इज 3 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे जो टाइम्स की बात कर रहा है फैक्टर की बात कर रहा है, 3 टाइम मतलब 3 क्या हो गया फैक्टर, 3 इंटू बी ए इंटू 5, ठीक है, ए इंटू 5, ठीक है। यहाँ पे किसकी इंक्रीज की बात कर रहे हो तो यहाँ पे लिखोगे प्लस 3b, इस तरह से करना। अगर इंक्रीज की बात कर रहा हो तो हमेशा प्लस होगा लेकिन टाइम्स में होगा, तो जब भी इंक्रीज में प्लस शो कर रहा हो तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी होगा। तो मान लो a इज द 5, ठीक है, तो 5 इंटू ए तो 5a हो जाएगा, 5a इंक्रीज की बात कर रहा है तो प्लस, और किसका b का 3 टाइम तो मतलब 3 इंटू बी। यहाँ पे जब भी फैक्टर आए इस बात को भी याद रखना, इंक्रीज मतलब प्लस में होगा लेकिन दो एक्सप्रेशन जो होंगे वो मल्टीप्लीकेशन में होंगे। डिक्रीज में भी यही होगा, अगर मान लो यहाँ पे मैं डिक्रीज लिख देता हूँ, इनकी जगह पे डिक्रीज लिख देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको डिक्रीज लिख देता हूँ तो डिक्रीज में क्या होगा, तो 5 इंटू ए मतलब 5a, यहाँ पे लिखोगे -3b, अगर डिक्रीज की बात कर रहा हो तो माइनस, लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन में होंगे, दो नंबर मल्टीप्लीकेशन में हो तो उन्हें इंक्रीज या डिक्रीज से एक्सपेक्ट करते हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है। इंक्रीज या डिक्रीज तब होगा जब दो नंबर मल्टीप्लीकेशन में होंगे तो, ठीक है, वरना मल्टीप्लीकेशन में नहीं है तो मोर होगा, मोर मतलब प्लस, लेस देन मतलब माइनस, और उसके बाद में टाइम्स लिखा, टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा है। और इंक्रीज डिक्रीज तब बात कर गया जब मल्टीप्लीकेशन भी हो, तो इंक्रीज की बात कर रहा होगा तो प्लस लगाना, देखो मल्टीप्लीकेशन भी है और इंक्रीज शब्द लिखा है तो प्लस, अगर डिक्रीज शब्द लिखा है तो माइनस, ठीक है, इस बात को याद रखना। इंक्रीज डिक्रीज हमेशा रखना कि दो फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तब उन दोनों में जो इंक्रीज डिक्रीज होता है तो वहां पे बातें करती हैं, दो फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर बता दिए इंक्रीज तो प्लस लगा देना, ठीक है, जब दो फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद डिक्रीज कर रहे हैं तो दोनों को माइनस कर देना। अभी बातें तुमको क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं बच्चा लोग, इसको सिस्टम के वेरिएशन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारे पास आता है इसके टाइप्स होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप हम लोग देख लेते हैं, कितने टाइप होते हैं, टाइप देख लेते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स देख लेते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसके होते हैं 4 टाइप्स, नॉर्मली बोला जाता है 4 टाइप्स। तो पहला जो टाइप होता है वो होता है मोनोमियल, दूसरा टाइप क्या होगा बायोमियल,
नोमियल लिखो, बाय नोमियल लिखो। तीसरा होगा ट्राइनोमियल। तो मेरे ख्याल से बातों से ही आपको ये बात समझ में आ रही होगी एक्चुअल में होता क्या है। चौथा क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। तो बच्चा लोग ये बात रखना, मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, यानी एक, कोई एक नोमियल हो, ठीक है। बाय मतलब होता है टू, ट्राई मतलब होता है थ्री, पोली मतलब होता है मोर देन थ्री या मोर देन फोर भी हो सकता है, एन नंबर जहां तक जाए। अब इसकी कंडीशन क्या होती है बच्चा लोग, मोनोमियल का, मोनोमियल का मतलब होता है जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होते हैं, इसमें कोई एक होगा, ओनली वन टर्म होगा। इसको लिखो, ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म जो होगा वो होगा मोनोमियल। ओनली वन टर्म आएगा मतलब क्या हो सकता है, मान लो एक्स हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, ठीक है, ये है कंडीशन, ठीक है, ये है नेम, ये है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एक्स हो गया, मान लो 5xy हो गया, 3y डिवाइड बाय 4z हो गया। ये सब क्या है, मोनोमियल, एक सिंगल पोलिनोमियल है। ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स होते हैं और इनको हम लोग पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बोले या टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोले, तो इतने टाइप्स होते हैं, ठीक है। मोनोमियल मतलब जो ओनली वन टर्म हो, कोई एक टर्म हो। मोनो मीन सिंगल, कोई एक टर्म, जैसे एक्स हो तो ये भी हो गया टर्म, 5xy ये भी है टर्म, 3y बाय yz ये भी है एक ही टर्म। बायनोमियल का मतलब होता है दो टर्म हो। और हमेशा मैंने तुमको बताया बच्चा लोग, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब दो टर्म की बात कर रहा है, इसका मतलब बीच में प्लस या माइनस होगा, ठीक है। अगर एक प्लस है तो समझ जाना वो बायनोमियल है, ठीक है। अगर दो प्लस या माइनस आ जाते हैं तो बोलना ट्राइनोमियल है। तो अगर दो से ज्यादा, 3 4 5 6 प्लस या माइनस बीच में आते हैं तो बोलना पोलिनोमियल है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं हम लोग बच्चा, इसमें कितना होगा, टू टर्म होगा, ठीक है। इसमें वन टर्म है तो इसमें कितने होगा, टू टर्म होगा। बाय मतलब टू, बाय मतलब टू टर्म होगा। अब टू टर्म की बात करें, अगर हम लोग एक्स प्लस वाई, ठीक है, यहाँ पे दो टर्म हो गए, एक ही प्लस आया मतलब दो टर्म हो गए, एक एक्स हो गया और एक वाई हो गया। इसी तरह से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं वाई माइनस जेड, यह माइनस की बात कर रहा, वाई माइनस जेड, यहाँ पे भी माइनस आया, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कितने टर्म हो गए, एक दो, क्योंकि एक ही सिंबल आया जो कि माइनस का आया। इस तरह से हम लोग आगे देख लेते हैं। मान लो तुमको आ गया 2x प्लस 5y, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, प्लस आया बीच में, मतलब ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और 2x क्या होगा, ये एक ही टर्म होगा, मोनोमियल होगा। ये भी क्या होगा, मोनोमियल। दो मोनोमियल मिल गए तो क्या मिल गया, बायनोमियल। इसको तुमने कैसे, बायनोमियल कैसे हुआ, एक प्लस आया माइनस आया। अगर एक प्लस या एक माइनस आया समझो वो बाय ही है, वहां पे बीच में अंदर एक एक टर्म मिला के बनता है जो कि ये एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस कर रहा है। एक प्लस आया मतलब कितना हो गया, बायनोमियल। एक माइनस आया मतलब बायनोमियल। अगर मान लो इसी एग्जांपल के तौर पे आगे हम लोग लिख देते हैं कि चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो बाद में रफ कर देंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे 3a 23b माइनस 32 x लिख देता हूँ। अब देखो 23 और b दोनों मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, तो ये क्या होंगे, मोनोमियल। 32 इंटू एक्स क्या है, मोनोमियल। लेकिन दोनों के बीच में क्या है, माइनस का सिंबल है। इसका मतलब कितने हो गए, एक टर्म यहाँ पे, एक टर्म यहाँ पे, दो टर्म हो गए, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे, बायनोमियल। आगे बढ़े, इसको रफ कर देते हैं, चलो यहाँ पे रफ करते हैं। ट्राइनोमियल में क्या होगा बच्चे लोग, शॉर्टकट में याद रखना कि अगर एक प्लस या माइनस का सिंबल आया, देखो यहाँ पे एक ही प्लस का सिंबल आया तो बाई हो गया, एक ही माइनस का सिंबल आया तो बाई हो गया, एक ही प्लस का सिंबल आया दोनों के बीच में तो बायनोमियल हो गया। अगर दो प्लस या माइनस का सिंबल आ जाए, एक प्लस आ जाए एक माइनस आ जाए, या फिर दोनों भी प्लस आ जाए या फिर दोनों भी माइनस आ जाए, तो क्या होंगे, ट्राइनोमियल, ठीक है। मान लो इसमें कितने होंगे, थ्री टर्म्स होंगे। कितने टर्म होंगे, थ्री टर्म। मान लो x प्लस वाई प्लस जेड, देखो दो प्लस आ गए, एक दो तीन,
दोनों के बीच में प्लस है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, कितने टर्म है 1 2 3, तो कितना हो गया ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब 3। अब इस तरह से हम लोग आगे एग्जाम्पल लेते हैं 5x प्लस 5y माइनस 6b। ठीक है, एक प्लस है और एक माइनस है, मतलब दो, एक एडिशन है एक सब्सट्रैक्शन है, मतलब बीच में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एडिशन सब्सट्रैक्शन रहेगा तो ही समझ जाना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो नहीं होगा। ठीक है, वो पॉलिनोमियल में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक प्लस है एक माइनस है, दो, एक एडिशन एक सब्सट्रैक्शन, मतलब दो सिंबल्स हैं प्लस माइनस के, इसका मतलब कितना होगा 3। अगर एक ही सिंबल होगा दोनों के बीच में तो बाइनोमियल, दो सिंबल है तो ट्राइनोमियल। इस तरह से अगर दो से ज्यादा हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में कितना हो सकते हैं n नंबर ऑफ टर्म हो सकते हैं, n मोर टर्म्स बोल सकते हो, मोर देन 3 या 2 लिख दो, मोर देन 2 और 3 टर्म, तो क्या होगा ये पॉलिनोमियल। मान लो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए, ठीक है, ये क्या हो गया, कितने टर्म हो गए 1 2 3 4, 4 हो गए, तो क्या हो गया पॉलिनोमियल। अब उसी तरह से हम लोग और भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो a प्लस बी प्लस 5a प्लस 6b, ठीक है, कितने हो गए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस हो गए, मतलब 4 नंबर आ गए, 4 हो गए, तो 4 हो गए तो मतलब क्या हो गया पॉलिनोमियल। आई होप सो ये आपको पॉलिनोमियल अच्छे तरीके से समझ में आ गया। मोनो मतलब सिंगल, कोई एक ही कोई टर्म होगा, बाइनोमियल मतलब दो टर्म होगा, कोई एक प्लस या माइनस का बीच में सिंबल होगा। उसके बाद में ट्राइनोमियल में मतलब एक प्लस माइनस के दो सिंबल हो सकते हैं तो होगा ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल में 3 से ज़्यादा हो सकते हैं तो क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो 1 2 3, दो से ज़्यादा प्लस माइनस आ गए तो पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे चले। अब हम लोग चलेंगे, टाइप्स हो गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। अब हम लोग जानेंगे बच्चा लोग दो चीज़ें हैं बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसे आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या चीज़ें होती है कि मान लो कि अगर कोई चीज़ आती है फैक्टर्स में आती है, ठीक है, अगर फ्रैक्शन अगर आता है एक्सप्रेशन में, अगर फ्रैक्शन आता है, एक्सपोनेंट अगर फ्रैक्शन में है, एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में है तो हमेशा याद रखना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। अगर एक्सपोनेंट तुम्हारा पॉलिनोमियल नहीं है, सॉरी, अगर फ्रैक्शन आता है, ठीक है, मान लो x1/x, ये क्या आ गया x प्लस x माइनस 1, इसको x माइनस 1 लिख सकते हैं, -1 नेगेटिव सिंबल आया, ये भी क्या होगा पॉलिनोमियल नहीं होगा। याद रखना जब भी फ्रैक्शन में माइनस नेगेटिव आता है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। मान लो x प्लस वाई रूट, ठीक है, वाई रूट को ऐसे लिख सकते हो x प्लस वाई हाफ, फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन आ गया तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। माइनस में नेगेटिव सिंबल आता है एक्सपोनेंट तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। इन बातों को थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, जब भी फ्रैक्शन नेगेटिव में आए तो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर फ्रैक्शन में तुम्हारा आ जाता है, फ्रैक्शन आ जाता है तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेगेटिव आया फ्रैक्शन में तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर मान लो वेरिएबल आ जाता है, एक्सपोनेंट अगर वेरिएबल आ जाता है, एक्सपोनेंट वेरिएबल मतलब मान लो 2 इंटू 2x लिख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल आ गया, एक्सपोनेंट क्या हो गया वेरिएबल, एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी होंगे वेरिएबल्स होते हैं, तो अगर एक्सपोनेंट में वेरिएबल्स आ गया तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल नहीं होने के 3 कंडीशन है, अगर एक्सप्रेशन में नेगेटिव आ जाए, या फिर एक्सप्रेशन में कोई भी फ्रैक्शन आ जाए, सॉरी एक्सपोनेंट आ तो नेगेटिव हो, या तो एक्सपोनेंट में कोई फ्रैक्शन आ जाए, ठीक है, या तो एक्सपोनेंट में कोई वेरिएबल आ जाए। ठीक है, अगर फ्रैक्शन आ गया तो भी वे पॉलिनोमियल नहीं है। अगर एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट में आपका वेरिएबल्स आ जाए तो भी पॉलिनोमियल नहीं है। अगर नेगेटिव सिंबल आ जाए एक्सपोनेंट में तो भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये देखो नेगेटिव आया पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ पे फ्रैक्शन आया पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल आया पॉलिनोमियल नहीं है। तो अगर फ्रैक्शन है तो भी पॉलिनोमियल नहीं है, एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट में अगर वेरिएबल आ गया तो भी पॉलिनोमियल नहीं है, एक्सपोनेंट अगर माइनस में सिंबल दे रहा है तो भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये बात को याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा लोग हम लोग फटाफट चलते हैं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर हो गया।
अब हम जानेंगे प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट क्या होता है बच्चा लोग? प्रोडक्ट क्या है मालूम है? प्रोडक्ट व्हेन टू आर मोर कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, ठीक है, व्हेन टू आर मोर कांस्टेंट वेरिएबल कंबाइंस, दो जो मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, तो अब इसको क्या बोलोगे? तुम्हारा प्रोडक्ट। मान लो प्रोडक्ट होता क्या है? प्रोडक्ट व्हेन कांस्टेंट और वेरिएबल्स मल्टीप्लाई टुगेदर, then the result is प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है? मान लो कोई मुझे नंबर दिया है 5AXY, ठीक है, 5XY मुझे नंबर दिया गया है, ठीक है। अब 5XY में तो जो 5 है, जो 5XY है, एक किसके टर्म से बना है? 5 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। कितने? 1 2 3 4 फैक्टर्स है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हो कि जो 5XY जो प्रोडक्ट है, ठीक है, एक किसका प्रोडक्ट है? 5AX एंड वाई टर्म का प्रोडक्ट है, ठीक है। इसमें कितने? चार फैक्टर्स हैं जिसका ये प्रोडक्ट है। अब फैक्टर्स क्या होंगे? ये फैक्टर्स हो गए, और ये क्या होता है? प्रोडक्ट। ये फैक्टर्स मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट बनाते हैं, और प्रोडक्ट इन चार फैक्टर्स मिल के बनता है। अभी मतलब मैंने 3XY लिख दिया, ठीक है। अगर मैं इसका फैक्टर्स बताऊँ, फैक्टर कौन होगा? एक 3 होगा, एक x होगा, एक y होगा, 3x एंड y, ठीक है। ये क्या होंगे? फैक्टर 5AX एंड y। और ये क्या होगा? प्रोडक्ट। ये तीनों मल्टीप्लाई करके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट। और ये जो प्रोडक्ट जो बनता है, ये किसके फैक्टर होता है? 3x एंड y के। इस तरह से और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो तुम्हारा 4XYZ आता है, 4XYZ। अब इसका जरा बताओ बच्चा लोग, फैक्टर कौन कौन से हैं? 4XY एंड Z। और इसके प्रोडक्ट क्या होंगे? 4XYZ। फैक्टर्स क्या होंगे? 4 1, X 2, Y 3, 2, Z 3, 4। समझ आ गया? तो ये जो होंगे, ये जो नंबर्स है, 4 अलग, X अलग, Y अलग, Z अलग, ये क्या होंगे? फैक्टर्स। प्रोडक्ट क्या होगा? सब मल्टीप्लाई कर, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा? 4XYZ। ये होगा प्रोडक्ट। होप सब बातें आपको क्लियर हो गई। इस तरह से 5XY ये क्या है? प्रोडक्ट है, लेकिन इसके फैक्टर्स कौन होंगे? 5AXY, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो 5AXY ये फैक्टर है, इसके प्रोडक्ट क्या होंगे? सबको मल्टीप्लाई कर दो, 5XY। इस तरह से यहाँ की बात करूंगा, 3XY क्या है? प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें फैक्टर क्या है? 3 है, X है, Y है, ये फैक्टर हो गए। अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय X मल्टीप्लाई बाय वाई। तो जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा? जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। इस तरह से मैं 4XYZ, ये क्या है? प्रोडक्ट है। किसके प्रोडक्ट हैं? 4 के हैं, X के, Y के, Z के, ठीक है। और ये क्या है? फैक्टर्स, ठीक है। ये फैक्टर्स अगर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होंगे? 4 इंटू एक्स इंटू वाई जेड मिलकर क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट। और इसके क्या होंगे? फैक्टर्स। तो 4 अलग, X अलग, Y अलग, Z अलग, ये क्या होंगे? फैक्टर। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो फैक्टर को, जो रिजल्ट आएगा क्या होगा? प्रोडक्ट, ठीक है। ये बातें आपको क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। फैक्टर्स हो गए, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट और फैक्टर क्लियर हो गए एक साथ में, ठीक है। तो आपको पता चल गया फैक्टर क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। फैक्टर्स मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट बनाते हैं, और प्रोडक्ट किससे बनता है? फैक्टर्स जो उसके बीच में रहते हैं। चलो अभी बातें हैं कोएफिशिएंट की बात करते हैं, ठीक है। कोएफिशिएंट के बच्चे लोग, कोएफिशिएंट की बात करें, चलो कोएफिशिएंट की बात करते हैं। कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट क्या होता है बच्चा लोग? इन द मोनोमियल द फैक्टर और ग्रुप, द फैक्टर और ग्रुप के जो फैक्टर्स और ग्रुप्स होते हैं,
द टर्म इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट। इनका सिंपल सा फंडा वाल तो मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कोएफिशिएंट हम लोग बच्चे लोग समझते हैं। कोएफिशिएंट क्या होता है, मान लो हमारे पास कोई एक नंबर है जिसका नंबर है 5a x y z। ऐसा मेरे पास 5 फैक्टर्स है, ठीक है। एक 5 है, x है, y z है, और ये पूरा एक प्रोडक्ट है। इन सबको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट बनाया गया। तो इसमें मान लो बच्चे लोग मैं बोलूँ 5 का कोएफिशिएंट कौन है, ठीक है। 5 इज द कोएफिशिएंट। अगर मैं इसको सिर्फ 5 एक नंबर निकालूं तो 5 इज द कोएफिशिएंट ऑफ a x y एंड z। 5 किसका कोएफिशिएंट है, x y एंड z का। मान लो अगर मैं a निकाल लेता हूँ तो ये किसका कोएफिशिएंट होगा, 5 x y एंड z। कितने बचे अंदर वो लिख दो, 5 x y z। अगर मान लो इसी बात पे बच्चा बोलूँगी x निकालता हूँ इसमें, तो अंदर कौन बचता, x निकाल लेता हूँ। x is the coefficient of 5 a y and z, 5 a y and z, ठीक है। इस तरह से मैं y को निकालता हूँ बच्चा लोग, तो y is the coefficient of 5, अंदर कौन बचा a, और कौन बचा y क्या है ना x, और कौन बचा z, ठीक है। तो बोल सकते हो आप y is the coefficient of 5 a x and z। इस तरह से अगर मैं z की बात करूं तो अंदर कौन कौन बचा, 5axy, तो 5z इज द कोएफिशिएंट ऑफ 5ax एंड y, 5ax एंड y। तो मतलब अगर इसमें से एक कोई प्रोडक्ट है उसमें से कोई एक निकाल दो तो किसका कोएफिशिएंट होगा, जो रिमेनिंग होंगे अंदर उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो 5 को निकाला तो अंदर कौन बचा, axyz, तो 5 किसका कोएफिशिएंट है, axyz का। a बाहर निकाला तो अंदर कौन बचा, 5 बचा, x बचा, y बचा, z बना, ठीक है। तो तुम्हारा a किसका कोएफिशिएंट हो जाएगा, 5 का, x का, y का, z का। इस तरह से अगर मैं y को निकालता हूँ बाहर तो अंदर कौन कौन बचा प्रोडक्ट में, 5a x एंड z, ठीक है। तो बोल सकते हैं y इज द कोएफिशिएंट ऑफ 5a x एंड z, ठीक है। इससे मैं z को बाहर निकालूं तो अंदर प्रोडक्ट में कौन कौन बचा, 5a x एंड y। तो z को बाहर निकालता हूं तो बोल सकता हूं z इज द कोएफिशिएंट ऑफ 5a x एंड y। इस तरह से होता है, कोई प्रोडक्ट है उसमें से एक को बाहर निकालो, जो अंदर बचा वो क्या होगा, बाहर वाले का कोएफिशिएंट होगा, ठीक है। जिसको बाहर निकालोगे अंदर जो प्रोडक्ट होंगे उसके कोएफिशिएंट होंगे, ठीक है। तो देखो 5 को बाहर निकाला तो ये क्या होंगे, 5 का कोएफिशिएंट कौन होगा, ये। a को बाहर निकालोगे तो अंदर जो बचा रहेगा वो इसका कोएफिशिएंट होगा a का। देखो a बाहर निकाला तो a इज द कोएफिशिएंट ऑफ 5x y एंड z, ठीक है। इस तरह से और एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो, मान लो 3ay लिख देता हूँ, ठीक। तो 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ a एंड y। अगर a को बाहर निकालता हूँ अंदर कौन बचेगा, 3 एंड y, तो a इज द कोएफिशिएंट ऑफ 3 एंड y। अगर मैं y को बाहर निकाल दूँ तो अंदर कौन बचेगा, 3 एंड a, तो y इज द कोएफिशिएंट ऑफ 3 एंड a। इस तरह से, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ये हो गया कोएफिशिएंट, ये हो गया। अब कोएफिशिएंट बच्चा लोग दो टाइप का होता है, ठीक है। कोएफिशिएंट बच्चा लोग दो टाइप का होता है, एक होता है न्यूमेरिकल, ठीक है। इसके बाद तो आपने सुने, जब भी कोई बच्चा लोग ना कोई नंबर्स आता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ आती है, एग्जांपल तौर पे आप देख सकते हो कि कोई भी नंबर्स आता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट जैसे कि 5 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, कोई भी नंबर आता है तो उसको क्या बोलोगे, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, ठीक है। अगर मान लो कोई वेरिएबल्स आता है, जैसे न्यूमेरिकल मतलब 0 to 9 कोई भी नंबर आता है, ठीक है, तो उसको बोलोगे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। अगर मान लो कोई बच्चा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है तो उसको क्या बोलोगे, लिटरल कोएफिशिएंट। उसको क्या बोलोगे बच्चा लोग, लिटरल कोएफिशिएंट। मतलब ए बी सी डी, ठीक है। कोई भी ए बी सी डी आता है, अल्फाबेट कोई भी आएगा, यहाँ पे लिखो अल्फाबेट, कोई भी अल्फाबेट आता है तो क्या बोलोगे, लिटरल कोएफिशिएंट। कोई भी नंबर आता है, ठीक है, नंबर आता है तो उसको क्या बोलोगे, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, ठीक है। तो इस तरह से बच्चा लोग हमारा चीज हुआ। अब इसके बारे में शॉर्टकट थोड़ा पढ़ लेते हैं, डिग्री के बारे में, ठीक है। चलो, नंबर कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट समझ में आ गया। अगर नंबर है तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, अगर अल्फाबेट है तो तुम्हारा क्या क्या हो जाएगा, लिटरल कोएफिशिएंट,
ठीक है, अल्फाबेट है तो लेटर कोफिशिएंट, अगर तुम्हारा नंबर्स है तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अब बच्चा हम लोग पढ़ेंगे डिग्री। डिग्री क्या होती है? ठीक है, डिग्री दो टाइप की होती है। एक होता है, बच्चा लोग क्या है तो इंक का प्रॉब्लम है, नेक्स्ट वीडियो पढ़ता हूँ तो कल लोड कर दूंगा। अब मान लो हम लोग बच्चे जा रहे हैं डिग्री पढ़ने, ठीक है, ये हो गया, चलो डिग्री पढ़ते हैं। डिग्री, डिग्री क्या होता है? डिग्री दो टाइप का होता है बच्चा लोग, एक होता है मोनो, ठीक है, एक होता है डिग्री ऑफ मोनोमियल, डिग्री ऑफ मोनोमियल, और एक होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री ऑफ मोनोमियल क्या होता है बच्चा लोग? डिग्री ऑफ मोनोमियल मतलब होता है जो भी आपका एक्सपोनेंट है, जो भी प्रोडक्ट में या फिर जो आपका एक्सप्रेशन दिया गया जो एक्सप्रेशन में, उसमें जो भी एक्सपोनेंट है वो सब क्या होंगे? डिग्री होंगे। फॉर एग्जांपल 3xy, ठीक है, 3xy मतलब मान लो 3x लिखता हूँ तो 3x के ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 मान लो, कुछ भी नहीं मतलब 1 मान लो, तो 3x की डिग्री क्या हो गई? 1। इस तरह से 4x वाई स्क्वायर, 4x वाई स्क्वायर, तो एक्सपोनेंट कितना है? 2, और x के ऊपर भी 1, तो इसका क्या हो गया? 1 + 2, तो इसकी डिग्री कितनी हुई? 3। इस तरह से मैं आगे लिख देता हूँ 6xzy, तो अंदर कितने टर्म हो गए? मान लो यहाँ पे वाई स्क्वायर कर दिया, इसको भी स्क्वायर कर दिया, और इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 हो गया, ठीक है। तो इसका एक्सपोनेंट कितना? 1, इसका एक्सपोनेंट कितना? 2, इसका एक्सपोनेंट कितना? 2, तो इसको क्या बोलोगे? 1 + 2 + 2, तो इसके एक्सपोनेंट कितने हो गए? 1 2 3 + 2 = 5, ठीक है, डिग्री क्या हो गई? 5। इस तरह से अगर मैं आपको और एग्जांपल दे देता हूँ, मोनोमियल में बच्चा लोग इतना लिखना, मोनोमियल और पॉलिनोमियल दोनों लिख देता हूँ, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मान लो 3x लिख देता हूँ, ठीक है, 3x², 4x², या फिर मैं लिख देता हूँ 3x लिख देता हूँ, ठीक है। ये इसके यहाँ पे एक सिंगल टर्म से, ठीक है, एक ही टर्म है, 3 × s एक ही टर्म है, तो इसका जो ऊपर जो एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट जो होगा वो क्या होगा? डिग्री होगा। तो 3x² की डिग्री कितनी हो गई? 2, 4x² की डिग्री हो गई 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1, इसे तो 5y³ ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3x का 1, इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2, एक्सपोनेंट जो भी है वो, एक्सपोनेंट यहाँ पे कितना? 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3। अब पॉलिनोमियल में क्या होता है बच्चा लोग? एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा मतलब मान लो 3x² y², तो यहाँ पे एक 2 है, समझ में आ रही बच्चा लोग? ये भी क्या होगा? सॉरी, पॉलिनोमियल नहीं। अब इसमें देख लो 2 × 2 कितना हो गया? 4, डिग्री कितनी हो गई? 4। अब हम लोग बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल में क्या होता है बच्चा लोग? प्लस और माइनस के टर्म आता है, ये समझ आ गया? मोनोमियल का, मोनोमियल का मतलब जो भी डिग्री है उसको जोड़ के जो भी आंसर आता है वो क्या हो गया? मोनोमियल। और पॉलिनोमियल में क्या होता है? हाईएस्ट निकालना पड़ता है। मान लो प्लस और माइनस दिया हुआ है, 4x², दिख नहीं रहा है बच्चा लोग तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए क्योंकि इनका कुछ प्रॉब्लम है, बाद में मैं कर दूंगा। 4x² दिया है प्लस 3x² y² प्लस माइनस लिख देता हूँ 2y³ z का 4। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चा लोग? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब मोनोमोनियल में अगर बात करें तो जो भी डिग्री है टोटल जो भी डिग्री आएगी सिंगल डिजिट में उसको क्या बोलोगे? डिग्री ऑफ मोनोमियल। जो भी एक्सपोनेंट दिया है, जो भी एक्सपोनेंट है, ठीक है, वो डिग्री ऑफ मोनोमियल हो गया। लेकिन अगर प्लस और माइनस के टर्म में दिया है, मतलब 2 से ज़्यादा आपके टर्म्स आ गए, ठीक है, इस टर्म में क्या करोगे? जो हाईएस्ट जिसका एक्सपोनेंट होगा, जिसका एक्सपोनेंट हाईएस्ट होगा वो क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पर इसका देखता हूँ, इसका कितना है? इसकी डिग्री कितनी है बच्चा लोग? 2। इसकी डिग्री कितना है? 2 + 2 4, इसकी डिग्री 4, इसकी 3 + 4 7, तो इसकी डिग्री कितनी? 7। तो सबसे हाईएस्ट कौन सा हुआ? 7 का, तो इसको क्या बोलोगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3 + 4। समझाया? इस तरह से एक एग्जांपल और ले लो। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लो। चलो
3a² y प्लस 3b² z² या फिर x² प्लस 4y³ माइनस 4y/4। ठीक है, अब इसमें देखो इसकी डिग्री कितनी है, a के ऊपर 2, y के ऊपर 1, तो 2 + 1, इसकी डिग्री कितनी हुई 3, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3। इसका देखो 2 + 2 कितनी डिग्री हो गई 4, इसकी डिग्री देखो y का 4y³ 3, 4y³ का डिग्री 3, इसका डिग्री देखो, इसका डिग्री देखो 4 + 4, इसकी डिग्री आई 8। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया 4 + 4 = 8। ये हो गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। होप सो आपको बच्चा समझ में आ गया। एक्सपोनेंट जिसका हाईएस्ट होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर सिर्फ एक ही टर्म दिया है तो उसको जो भी एक्सपोनेंट दिया गया है उसको जोड़ दो, हो गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, सॉरी मोनोमियल। मोनोमियल में बच्चा लोग सिर्फ सिंगल टर्म दिया रहेगा, उसका एक्सपोनेंट निकाल लो, हो जाएगा डिग्री ऑफ मोनोमियल। लेकिन अगर दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन दिए गए हैं तो जो हाईएस्ट जिसका एक्सपोनेंट होगा वो होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चा लोग यहाँ पे हमारा ये जो बेसिक होता है फंडामेंटल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ये क्लियर हो गया। होप सो आपको बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप बाकायदा कमेंट कर सकते हो, पूरी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो यहाँ पे आपकी बातें होती हैं, यहाँ पे मैं पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर। और कुछ करना होगा तो इस बात को रिवीजन करते रहना। टर्म्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, उसके बाद में कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में याद रखना बच्चा लोग सिर्फ प्लस और माइनस रहेगा तो ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, या डिवीजन में है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने जान लिया प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है हो गया प्रोडक्ट। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, जब प्रोडक्ट में जो नंबर्स होते हैं, जितने नंबर्स होते हैं वो सब क्या होंगे फैक्टर्स। कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट में कोई प्रोडक्ट दिया गया है उसमें से किसी एक को निकालो तो अंदर जो भी बचे होंगे, ठीक है, वो सबके सब किस क्या हो जाएंगे, जिसको बाहर निकालोगे वो उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, मान लो 4x, y, z दिया है तो अगर मैं 4 को बाहर निकालता हूँ तो 4 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, y एंड z। अंदर जो भी बचा होगा उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा डिग्री। डिग्री बच्चा लोग क्या होता है, डिग्री मतलब होता है आपका दो टाइप के होते हैं, डिग्री ऑफ मोनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मोनोमियल का मतलब कोई भी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसकी डिग्री निकाल लो, जो भी एक्सपोनेंट है वो एक्सपोनेंट को जोड़ दो। अगर सिंगल दिया है तो जो भी एक्सपोनेंट दिया गया है उसकी डिग्री होगी। अगर उससे ज़्यादा दिया है एक्सपोनेंट, मतलब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो उसमें क्या बोल, फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं बता देता हूँ बच्चा लोग। मान लो x एंड y दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे दो हो गए, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो, ये हो गया डिग्री ऑफ मोनोमियल। लेकिन मान लो 3x² y² प्लस 3y² प्लस z³ दे दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वो होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे इसका कितना होगा, 2 2 4 आता है, ठीक है। इसका क्या होगा, 2 + 3 5 आता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे, इसका जो एक्सपोनेंट है 2 + 3 मिला के 5 हुआ, तो इसका हो गया, ये हो गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये कम है तो डिग्री ऑफ मोनोमियल हुआ, ठीक है। तो इस वजह से हमारा बच्चा, ये हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हो गया क्रिस्टल क्लियर। तो पढ़ाई करते रहो, आगे पढ़ते रहो, क्योंकि हमें आसमां को में उड़ान भरनी है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, आगे पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट मीडिया में। हैप्पी लर्निंग।